morning, students. This is Ruchi Mathani, and we are taking chapter 12, friction. This is the second part of this chapter. In the previous video, we have already discussed about some topics of this chapter, and today we will take some important topics of this chapter. So move forward with the very first topic, that is friction, a necessary evil. Children, friction a necessary evil. Why it is called? Because friction is sometimes it is beneficial for us, and sometimes it may affect in a harmful manner. जैसे अगर हम बोलें कि बेनिफिशियल किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस ऐसी होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी है. यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं. लेकिन बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है या फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल. नेसेसरी मीन्स वो बेनिफिशियल है और इविल मतलब वो हमारे को हार्म करती है. ठीक है, तो हम अपने इस टॉपिक में ये कवर करेंगे कि नेसेसरी भी कैसे है और वो इविल किस तरीके से है. ठीक है, तो लेट अस टेक अ पिक्चर. जैसे आपको इस पिक्चर में शो होता है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि ये सब एडवांटेजेस इसकी वजह से हम बोल सकते हैं नेसेसरी, कि फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट इज़ वॉकिंग, यानी कि अगर फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो उसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं. सपोज़ कीजिए आप एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो अगर आपकी जो सरफेस है वो मडी है, यानी कि कीचड़ है कहीं पर, तो आप बहुत मुश्किल से चल पाएंगे, स्लिप होते हैं उसमें, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम लगता है. लेकिन अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं या फ्लोर पे चल रहे हैं जो ज़्यादा प्लेन सरफेस नहीं है, तो आप आराम से उस पर मूव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि जो रोड होती है हमारी, उस पर हमें फ्रिक्शन एक अच्छे अमाउंट में मिलता है, तो जिसकी वजह से हम आराम से उस पर चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं. तो फ्रिक्शन हमारे को वॉकिंग में हेल्प करता है. दूसरी पिक्चर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे एक कार है. कार में किस तरीके से होता है, when we apply the brake at the time of driving, तो जो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी कार जो होती है वो ब्रेक के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. नेक्स्ट इज होल्डिंग. होल्डिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं या होल्ड करते हैं तो उसको हम इसी वजह से पकड़ पाते हैं क्योंकि एक फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है. इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड. तो अगर बहुत ही, जैसे आपने सपोज़ कीजिए आइस ले लेते हैं, तो आइस क्या करती है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो हम आइस को आराम से अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते, वो मेल्ट होती जाती है, तो उसको होल्ड करना मुश्किल होता है. इसी तरीके से राइटिंग, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आपके टीचर को कुछ लिखना है, जैसे हमें कुछ लिखना है बोर्ड पे या आपको कुछ लिखना है, तो हमारे लिए चॉक और जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसके बीच में जो सरफेस है अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, यानी फ्रिक्शन बहुत कम अप्लाई होगा, तो हम नहीं लिख पाएंगे. दैट मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड इफ़ देर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड. दूसरा है लाइटिंग अ मैच स्टिक. जैसे मैच स्टिक होती है, यानी कि मैचेस, जब आप उसको रब करते हैं मैच स्टिक के मैच बॉक्स पे, तो हम मैच स्टिक को बर्न कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही हीट एनर्जी की वजह से जो हमारी मैच स्टिक है वो बर्न होती है. एक लास्ट है आपका, अगर आप एक नेल को वॉल पे जो है लगा रहे हैं, जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नेल को अगर हमें किसी भी बोर्ड पे या फिर किसी वॉल पे अगर लगाना है, अगर हम हैमर कर रहे हैं उसको, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन पुट द नेल इन अ वॉल और द वुडन पीस, और इस टाइप का कोई भी ब्लॉक अगर है तो उस पर आप लगा सकते हो. ठीक है, इसी तरीके से ये सारे हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन बहुत सारी जगह पे अगर ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है. ठीक है, हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शन एज ए इविल भी हो सकता है. अगर आपका ज़्यादा फ्रिक्शन कहीं अप्लाई हो रहा है तो उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. अब हमें अगर कहीं पे इंक्रीज़ करना है अपना फ्रिक्शन, तो कैसे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होता है. अगर हमें कहीं इंक्रीज़ करना है फ्रिक्शन तो कैसे करेंगे. जैसे बेटा आप ये पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे इस पिक्चर में हमारे साइकिल का है ये पार्ट जहाँ पे आपका ब्रेक अप्लाई होते हैं. तो अगर हमारे ब्रेक जो होते हैं
वहाँ पे अगर हम रफ सरफेस बनाते हैं, जो ब्रेक होते हैं वो रबड़ के होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है व्हील की लाइनिंग एंड रिम, यानी कि रिम जो होती है वो जो एक स्टील का पूरा राउंड सर्कल होता है, दैट इज़ द रिम। तो वहाँ पे अगर आप जो है फ्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रबड़ का ब्लॉक लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक। और यही चीज़ हमारे फ्रिक्शन को ज़्यादा करती है या इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जब हम फ्रिक्शन जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारी साइकिल रुक जाती है। टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन विच गिव्स बेटर रोड ग्रिप। दैट मीन्स कि अगर हमारे जो टायर्स हैं वो ट्रेडेड बनाए जाते हैं। ट्रेडेड का मतलब होता है कि उनमें ग्रूव्स एंड रिजेस बनाए जाते हैं जिससे कि रोड के ऊपर उनका फ्रिक्शन ज़्यादा हो और बेटर रोड पे ग्रिप हो। अदरवाइज़ जैसे अगर आपका ट्रक है या कार है, अगर वो किसी बैंड पे मोड़ पे जब टर्न होते हैं तो वो फिसल जा सकते हैं या फिर स्लिप हो सकते हैं। तो बेटर ग्रिप जो होती है रोड के ऊपर, उसके लिए जितने भी आपके टायर्स होते हैं उनको ट्रेडेड यानी कि उनमें थोड़े थोड़े जो है रिजेस ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हो बेटा, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ये कुछ एरियाज आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ग्रूव्स और रिजेस। तो ये ट्रेडेड इसे बोलते हैं, इसे ट्रेडेड होना होता है कि ट्रेडेड होने की वजह से हमारे जो आपका टायर्स हैं वो इजी ग्रिप लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोल ऑफ शूज़ आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी कि अगर मूव करना है किसी सरफेस के ऊपर तो जो हमारे शूज़ होते हैं वो नीचे की तरफ से जो उनका सोल एरिया होता है को ट्रेडेड बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ खांचे या फिर ग्रूव्स बनाए जाते हैं जिससे कि इजीली जो है हम किसी सरफेस के ऊपर मूव करें और हम स्लिप नहीं हो। नेक्स्ट है कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। मीन्स कि अगर कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं गेम में, तो उनकी बेटर ग्रिप हो, जब वो हाथ से पकड़े तो वो फिसल के गिर ना जाएं या फिर किसी अपने जो ओपोनेंट है उसको अच्छे से पकड़ पाएँ, तो उसके लिए वो अपने हाथ में सॉइल थोड़ी सी रब कर लेते हैं। सॉइल से क्या होता है, उनके हाथ में ग्रिप अच्छे से बन जाती है, वो इजीली उसको पकड़ सकते हैं जो भी उनके ओपोनेंट हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको। ठीक है, दीज आर द ways by which you can increase the friction where necessary. Okay, next very important topic is ways to reduce friction, यानी कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, यानी कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इज़ बाय पॉलिशिंग द सरफेस, यानी कि अगर कोई सरफेस है उसको अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो ईजीली जो है हम उसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारे वुडन पीस होते हैं या फर्नीचर्स होते हैं, उसके ऊपर आप फ्रिक्शन अप्लाई जो है कम हो उसके लिए पॉलिश कर सकते हैं। दूसरा है बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस। जैसे आप देख रहे हो बेटा पिक्चर में, यहाँ पे इसमें कोई भी हमारे मशीनरी होती है या फिर जैसे साइकिल का एग्जांपल है, यहाँ पे चेन है, तो इसमें अगर हम ऑयल या ग्रीस डालते हैं तो इसकी वजह से भी फ्रिक्शन कम होता है और वो ईजी मूवमेंट में आ जाते हैं सब चीज़ें। अगला है बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सरफेस। ये आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा बेटा, जब आप कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे जब हम कोई भी फाइन पाउडर डालते हैं तो उस पर जो है गेम खेलने के लिए इजी हो जाता है। जो स्ट्राइकर होता है वो इजीली मूव करता है उसके सरफेस के ऊपर, यानी कि फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है आपका बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग। बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग, बेटा देखो ये एक पिक्चर है बॉल बेयरिंग की, और इसमें ये बताया है कि जो इनर सरफेस है और जो आउटर सरफेस है इसके बीच में आपको छोटे छोटे बीच से दिख रहे हैं, दीज आर द बॉल्स। तो ये आपका जो है स्टील की या आयरन की बॉल्स होती हैं और ये इनके बीच में जो है रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ये जो अंदर का रिम है और जो बाहर का रिम है दोनों इजीली मूव कर पाते हैं और हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन? फर्स्ट बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सेकेंड बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस, थर्ड बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी fine powder on the surface, or fourth by using ball bearing or rolling bearing. Okay, now come to the very important part of this chapter, that is type of friction.
अब आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट आर द फ्रिक्शन, हाउ रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ वी कैन से दैट इट इज़ अ नेसेसरी इविल। तो अब हम करेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से आपका स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है, यानी कि उसकी स्टेट किस तरीके से चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, और थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले हम लेते हैं। देयर इज अ पिक्चर फॉर यू इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, देयर इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप एग्जांपल लें कि जो फ्रिक्शन है कॉज टू मूव अ स्टेशनरी हैवी बॉक्स, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉक्स है, रेड वाला जो है दैट इज़ द फोर्स ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरीके से आप मोशन में लाना चाहते हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो एक हो गया मोशन का फोर्स और एक हो गया फ्रिक्शन का फोर्स। तो जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसमें आपका कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में, यानी कि अपनी ही पोजीशन पर रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि बैलेंस बना देता है। दूसरा है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को आप जब मूव करते हैं, उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो उसको जब आप पुश करते हैं तो आगे की साइड मूव करता है, जिस डायरेक्शन में आप उसमें मोशन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगेंस्ट में आपका एक अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन का फोर्स। लेकिन जब आप उसे स्लाइड करते हैं, यानी कि पुश करते हैं, खिसकाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से पुश करके अप्लाई करके तब आपको उसके खिसकाते हैं। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी जो स्फेयर शेप में या सर्कुलर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपका थर्ड पिक्चर है, इसमें आपने कोई भी एक रोलिंग ऑब्जेक्ट ले रखा है। जब हम एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको जब पुश करते हैं तो आगे वो रोल होते हुए जाता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जाता है। तो इससे क्या होता है, फोर्स जो फ्रिक्शन का है वो बहुत कम लगता है। स्लाइडिंग में ज़्यादा लगेगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बहुत कम लगता है, तो हम इजीली किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। अब देखो देयर आर टू एग्जांपल्स। जो फर्स्ट है उसमें स्लाइडिंग कर रहे हैं और दूसरे आप उसमें कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप अपने आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको लाइफ में, कि अगर हम किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर हम किसी को रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है या कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। शैल वी मूव? ओके ओके स्टूडेंट्स, this is very important topic of this chapter, that is fluid friction। बेटा इस पिक्चर में आप देख रहे हो फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये आपने देखा होगा कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड मीन्स कि जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज इन अ डेफिनेट शेप, जिसकी शेप चेंज नहीं होगी। वाइल इन लिक्विड एंड गैसेस, जो आपका शेप है किसी भी चीज़ की, चाहे आप लिक्विड है, आपको जिस भी कंटेनर में आप पोर अप करोगे तो वो उसकी शेप को ले लेता है। लेकिन गैस है, गैस तो वैसे भी फ्री फ्लोइंग होती है, तो वो आप किसी कंटेनर में रख रहे हो तो वो शेप में आ जाती है। मीन्स कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड नहीं लेना है इसमें हमें। फ्लूइड फ्रिक्शन में 2 चीज़ें हम बोलते हैं साइंस में, लिक्विड और गैस को हम बोल सकते हैं फ्लूइड। तो अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इज लिक्विड, सेकंड इज गैस। ठीक है, तो कॉमन नेम ऑफ लिक्विड एंड गैस, तो फ्लूइड बोलेंगे उसको। अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे आपका है, सो gases and liquid are considered as fluid. A fluid is a substance that can flow and take the shape of the container, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से जो solid similar to the solid, fluid also offer friction। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पहले लिए दैट आर रिलेटेड टू सॉलिड पार्ट। ठीक है, जैसे सॉलिड को मूव कर रहे हैं तो अगेंस्ट में आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ऐसी फ्लूइड जो होते हैं यानी कि लिक्विड और गैसेस, वो दोनों भी जो है एक फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं, फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑफर करती हैं।
तो किस तरीके से करती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर हम किसी डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है लिक्विड और गैसेस में स्पेशली, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें सिंपल फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पिक्चर ले लेते हैं। इसमें देखो एक स्विमर है, जब वो स्विम करता है जिस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा होता है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट इज़ द फोर्स ऑफ मोशन, उसके अगेंस्ट जो वाटर की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। वाटर में है तो वाटर का फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो कि सपोज आपके पास एक टब है, उसमें आपने पानी भर लिया, वाटर ले लिया, और अगर आप उस पर अपना हाथ ज़ोर से नीचे डालते हो तो आपके हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप जब ज़ोर से उस पर टब में आप हाथ डालोगे तो एक फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में फील होगा कि आपके हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज़ ने रोका है। तो ये जो एक अप्लाई हुआ है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। फिशेस जो होती हैं उनके लिए वो फोर्स अप्लाई होता है, या वाटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वाटर जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए आपने बेटा देखा होगा कि जितनी फिशेस होती हैं दैट उनकी जो बॉडी का शेप होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन का मतलब आगे से वो पतली होंगी और पीछे की तरफ जाते हुए मोटी होकर पीछे से फिर पतली हो जाती हैं। तो इस टाइप का जो शेप होता है, जो फिश का शेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन बॉडी। और यही चीज़ को ध्यान रखना होता है कि जब स्विमर जब मूव करते हैं तो उसी शेप को लेके आगे चलते हैं, यानी कि आगे हाथ जाएंगे पतले, जिससे कि वो उसका फ्रिक्शन के फोर्स को कम कर सके, ठीक है। अब हम एयर की बात करते हैं, क्योंकि गैसेस को लिया था हमने, तो गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर द फ्लूइड। तो गैस का किस तरीके से होता है, जैसे अगर सपोज एक एरोप्लेन है या बर्ड्स हैं, अगर वो एयर में मूव कर रहे हैं ऊपर, तो जब वो एयर में मूव करते हैं, एरोप्लेन चल रहा है, तो जो एयर होती है वो भी आपका एक अपोजिट डायरेक्शन में एक जो फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए जो आपका स्ट्रीम लाइन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो एरोप्लेन की बॉडी भी इस तरीके से बनाई जाती है, आगे से बिल्कुल जो है शार्प होती है, जिससे कि जो एयर है वो उससे कट के पीछे तक जाए और आपका फ्रिक्शन जो है कम अप्लाई हो, ठीक है ना। तो जो मैग्नीट्यूड होता है फ्लूइड फ्रिक्शन का इंक्रीज करता है विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, यानी कि जब आपका कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड जितनी होगी उसको रोकता है फ्रिक्शन, है ना। तो उसकी स्पीड बढ़ा सकें तो उसके लिए हमें उसकी शेप इस तरह की बनानी होती है कि जो आराम से वो मूव कर पाए, ओके। तो ऑब्जेक्ट विच आर मेड टू मूव इन फ्लूइड, जैसे आप गैस या फिर वाटर की बात करें, आर मेड लाइक बोट शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर्स बाय द फ्लूइड। तो बोट का शेप आप आगे से देखो तो भी वो इस टाइप का होता है कि जिससे वो इजीली उसको पानी को कट करते हुए आगे जाती है, जिससे कि आपका फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है। और जो इसीलिए उनको, जैसे बर्ड है या फिर आपका फिश है, उनकी जो बॉडी है या शेप है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है। तो जितने भी आपके लार्जर ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका जो फ्रिक्शन का फोर्स है, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो भी ज़्यादा होगा। तो लार्जर इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर इन फ्लूइड फ्रिक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है कि जो फ्रिक्शन आपका अप्लाई हो रहता है, तो फ्लूइड के फ्रिक्शन को हम एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज़ ड्रैग, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ओके। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करें और ये हमारी रियल लाइफ से जो है रिलेट करते हैं, तो हम अपनी रियल लाइफ में भी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो फिज़िक्स बहुत हद तक हमारी रियल लाइफ को जो है चेंज करती है, तो हमें इनको अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, जिससे हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकें, ठीक है। So I hope I made myself clear. Still, if you have any problems or queries, you can ask to me. And one more important thing, please subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of my next video. Okay, thanks for watching.